Hello, good morning, friends. My name is Advocate Renuka Damani, and today we have Dr. Yugal Ralu with us. And today we are going to talk about a topic which is domestic violence and why it is important अभी लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स आ रही है, हमें बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और जब हम केसेस देख रहे हैं कि कितने हीनियस है तो हम खुद हिल जा रहे हैं। स्पेशली जब वो वडोदरा का एक केस देखा जिसमें एक मेल एंड फीमेल हस्बैंड वाइफ लूडो खेल रहे थे और लूडो हार गए उसके हस्बैंड, तो उन्होंने अपने वाइफ का जो है उसको इतना मारा या उसकी इतनी पिटाई की कि उनका बैकबोन टूट गया। तो ये सब क्यों हो रहा है सोसाइटी में? तो आज बेसिकली वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम इस टॉपिक पे चर्चा करें। तो सर हैं हमारे साथ, वो थोड़ा सोशल एस्पेक्ट पे इस पे बात करेंगे। सर, कैन यू टेल अस कि वाई ड्यूरिंग दिस पीरियड वाई देर इज़ अ फ्रस्ट्रेशन और वो पूरा क्यों बच्चों पे और वुमेंस पे क्यों निकल रहा है सर? ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि रेणुका ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि हम इस पर चर्चा करें। रेणुका, ये टॉपिक को सिर्फ लॉकडाउन से हम कनेक्ट ना करें, लॉकडाउन का एक एस्पेक्ट तो रहेगा। हम सोचें कि ये मामला क्या है, और मामला ये है कि ट्रेडिशनल मैरिज और मॉडर्न मैरिड लाइफ में एक बड़ा अंतर आया है। वो अंतर क्या है? ट्रेडिशनल मैरिड लाइफ में होता ये था कि हस्बैंड कमाता था, बाहर जाता था और वाइफ घर संभालती थी। रोल्स जो है वो बहुत वेल डिफाइंड थे, दोनों अपने अपने स्फीयर में रहते थे और जनरली वाइफ को ये समझाया गया था कि एक आध बार हस्बैंड ने मार भी दिया तो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई मर्द जो है वो घर का कर्ता धर्ता है, मर्द जो है वो घर का मालक है और बाकी सब ने उनकी बात सुननी चाहिए। चलता रहा और लेकिन औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने समाज को बदल दिया। समाज कैसे बदला कि जॉइंट फैमिलीज अब टूट गए, छोटे छोटे फैमिलीज हैं और लोग वहाँ नहीं रहते हैं जहाँ उनका घर है या गांव है। अपने गांव से, घर से 500, 600, 1000 किलोमीटर दूर भी वो नौकरी करते हैं। पति पत्नी और बच्चे, जिसको हम कहते हैं यूनिटरी फैमिलीज का उदय हुआ है। तो एक नई चुनौती आ गई। नई चुनौती क्या है कि अब लड़कियां, औरतें, स्त्री ये घर के चार दीवारों में बंद नहीं, पढ़ी लिखी हैं, दुनिया से कनेक्ट हो रही हैं और हर वो काम जो कल तक सिर्फ मर्द करते थे अब औरतें भी कर रही हैं। चूँकि औरतें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही हैं तो उनके अंदर की एक ताकत भी बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य ये कि 30 साल पहले की औरत और आज की औरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है, बहुत फ़र्क आ गया है। तो औरतों की सोच में फ़र्क आ गया है, उनकी अपने अधिकारों के प्रति समझ, इसमें फ़र्क आया है। लेकिन जहाँ औरतों में इतना बड़ा फ़र्क आया है वहाँ पुरुषों के सोच में जो फ़र्क आना चाहिए था वो फ़र्क नहीं आया। कुछ पढ़े लिखे पुरुष हैं जो अपनी बीवियों को, लड़कियों, बेटियों को बराबरी का दर्जा दे देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है आज भी पुरुष वो पैट्रियार्कल मर्दाना जो सिस्टम था उस पैट्रियार्कल थिंकिंग से बाहर नहीं आया कि मैं मर्द हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवी जो है वो नहीं करेगी ये सब। बेटा है तो वो कुछ भी कर सकता है, बेटी वो नहीं करेगी। तो एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि कुछ पुरुष आज भी 50 साल पुराने ज़माने में जी रहे हैं जबकि उनके घर की औरतें 2020 में जी रही हैं और पूरा जो मामला है वो यहीं पर आके अटक जाता है। और मामला यहीं का नहीं, सिर्फ 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ तो उस देश के, हमारे देश के संविधान ने एक जो बहुत बड़ा मौलिक अधिकार जो दिया, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इट वॉज ए रेवोल्यूशनरी स्टेप। सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दे दिया और सभी नागरिकों को आज़ादी दी, सोचने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, जीविका कमाने की आज़ादी, निर्णय लेने की आज़ादी। लेकिन कुछ लोगों को ये अभी भी पचा नहीं है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी,
लेकिन जहाँ पर ये ज़्यादा पचा नहीं है, वो पुरुषों को ही अभी तक ये पचा नहीं है कि स्त्रियाँ उनकी बराबरी कर सकती हैं। यह है इसकी शुरुआत। और एक और बहुत बड़ा जो फ़र्क है, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो आ गया है। आप आज किसी को उसके अधिकारों के जागरूकता से वंचित नहीं रख सकते। आप अधिकार देंगे या नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से हर व्यक्ति को ये पता है कि उसके अधिकार क्या है। आपने किसी को घर के चार दीवारों में बंद कर दिया, लेकिन उस औरत के पास, उस बच्चे के पास अगर एक मोबाइल है और मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसे मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे ये जानने के लिए कि उसके अधिकार क्या हैं, उसका अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं। तो ये जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने लोगों को जानकारी के साथ बहुत अच्छे से जोड़ दिया है। ये एक चेंज्ड सिचुएशन है। या मैं यूँ कहूँ कि इस टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन में हमारी सोच को आज़ाद कर दिया है। हमारी सोच पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। मैं नागपुर में बैठकर न्यूयॉर्क के बारे में सोच सकता हूँ, मैं नागपुर में बैठकर केरला के गाने सुन सकता हूँ, मैं नागपुर में बैठकर मणिपुर के डांस सीख सकता हूँ, मुझ पर कोई रोक नहीं लगेगी। लेकिन यही चीज़ मैं अपनी बेटी पर, अपनी बीवी पर या अपने घर के औरतों पर रोक लगाने की कोशिश करूँगा तो शायद वहाँ फ्रिक्शन होगा, और जहाँ फ्रिक्शन होता है वहाँ झगड़ा पैदा होता है। और इस पूरे डोमेस्टिक वायलेंस की जो बुनियाद है वो ये झगड़ा है। तो रेणुका, मेरे हिसाब से मैंने एक जनरल बैकग्राउंड दिया। लेट अस कम टू डोमेस्टिक वायलेंस विद इन मैरिड लाइफ। Because sir, we have seen after even after passing of this bill, like which became Domestic Violence Act, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, there is no उतना फ़र्क नहीं पड़ा है सोसाइटी में। तो ऐसा क्यों कि हमने उसको अभी लॉ में भी कन्वर्ट कर लिया है, और इवन वी हैव डिफाइंड कि दीज आर द टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, लाइक उसमें हमने फिजिकल वायलेंस डाला है, सेक्सुअल वायलेंस डाला है, मेंटल वायलेंस डाला है, फाइनेंशियल वायलेंस तक डाला है या अब्यूज़ डाला है। इवन आफ्टर दैट वी कैन नॉट सी रिलीफ इन द सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। वेरी ट्रू। होता क्या है कि कानून बन गया, कानून में प्रावधान आ गया, लेकिन उस कानून को मानने के लिए समाज की मानसिकता कितनी बदली है, ये एक महत्व का मुद्दा है। उदाहरण के लिए रेप लॉस में बदल आया, लेकिन आज भी हम जानते हैं 1/3 रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। लड़की पर दबाव होता है कि भाई इज़्ज़त का सवाल है, जैसे इज़्ज़त का पूरा सवाल सिर्फ लड़कियों से ही जुड़ा हुआ है, ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है। तो इस तरह से रेप लॉ का होना और रेप लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लॉ बन जाना, औरतों को उन लॉस का मदद करना, और समाज ने उस कानून को अपनाना। समाज ने, मैं लीगली बात नहीं कर रहा, लीगली ये चॉइस ही नहीं है कि अपनाएंगे या नहीं आएंगे, वो है, लॉ है, आपको उसको मानना पड़ेगा। आप इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के कानूनों को मानना पड़ेगा। तो जिस तरह से रोड के ऊपर चलते समय मुझे बाएं तरफ से ही जाना है, वो उसमें इच्छा का सवाल नहीं उठता। तो डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ को मानना या न मानना ये हमारा चॉइस नहीं, लेकिन उसका सोशल अवेयरनेस रखकर उसके ऊपर हमारी समझ क्या हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। अब मैरिज की बात करें तो हम एक बात ना भूलें कि देयर इज़ नो परफेक्ट मैरिज ऑन दिस अर्थ। ये हिंदी सिनेमा ने हमारी समझ को बहुत बिगाड़ दिया है कि मैं अमुक की शादी करूँगा और परफेक्ट रहेगा, देयर विल ऑलवेज बी ब्लिस एंड ब्लेसिंग्स। ऐसा नहीं होता है। मैरिज इज़ आफ्टर ऑल एन एडजस्टमेंट। जैसे कि प्रोफेशनल एडजस्टमेंट होता है, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट होता है, तो मैरिज दो इंडिविजुअल्स के पास आकर उन दोनों ने एक दूसरे को समझकर एडजस्ट करने का इंस्टीट्यूशन। ये हिंदी सिनेमा में जन्म जन्मांतर का संबंध है, और मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ दूंगा, ये सब बकवास है। इसको हम जितने जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। तो सच्चाई क्या है?
कि दो इंडिविजुअल्स हैं, एक पुरुष एक स्त्री है, ये अलग बैकग्राउंड से आया है, ये अलग बैकग्राउंड से आया है, इसकी समझ अलग है, इसकी समझ अलग है, इसकी भाषा शायद थोड़ी अलग होगी, इसकी भाषा थोड़ी शायद अलग होगी। इन दोनों ने एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को एडजस्ट करना है और एक दूसरे के साथ रहने की तैयारी करना है। ये अगर नहीं होगा तो मैरिज में शांति और ब्लेसिंग और ब्लिस पैदा नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है, मैरिज कभी भी अपने आप सक्सेसफुल नहीं होती, मैरिज को सक्सेसफुल बनाना पड़ता है। गिव एंड टेक, लिव एंड लेट लिव। ये जब तक हम एडजस्ट नहीं करेंगे, कई मैरिजेस चल जाते हैं क्योंकि दोनों में से एक पार्टनर जो है वो टोटल सरेंडर कर देता है। ज़्यादातर लेडीज़ करती हैं, लेकिन आजकल मिडिल क्लास में पुरुष भी करते हैं। वो शांत हो जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं। दोनों में से एक अगर शांत हो जाए और दूसरा निर्णय लेने लगे तो मैरिज टिकता है। मैरिज की परेशानी कब होती है? जब दोनों वोकल हों, जब दोनों स्मार्ट हों, दोनों इंटेलिजेंट हों, दोनों पावरफुल हों, दोनों दोनों अर्निंग करते हों, दोनों आउटगोइंग हो, दोनों सोशली वेल कनेक्टेड हैं, तब वहाँ पर फ्रिक्शन आएगा। थोड़ा सा कहने का एक अंदाज़ हो सकता है कि अभिमान नाम की पिक्चर जो आई थी, थोड़ा सा उसमें इसको दिखाया। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको मैरिड लाइफ को अगर सक्सेसफुल करना है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये बात हमको हमारे बच्चों को समझानी पड़ेगी। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? आजकल हमने हमारे बच्चों को पैम्परिंग करना चालू कर दिया। ये जो नया जनरेशन आया है, हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि तुझे शेयर करना है, तुझे ना सुनने की आदत डालनी है, तुझे एडजस्टमेंट करने की आदत डालनी है। जब ये बच्चा वेल पैम्पर्ड बच्चा, जिसने ना नहीं सुना, जिसने एडजस्ट नहीं किया, जिसने शेयरिंग नहीं किया, उसकी जब शादी होती है और सामने वाला व्यक्ति, वो लड़का है या लड़की हो, वो भी इसी एटीट्यूड से आता है, तो ना ये शेयर करेगा, ना ये शेयर करेगा, ना ये एडजस्ट करेगा, ना ये एडजस्ट करेगा। कोई एडजस्ट करेगा नहीं, वहाँ तो मैरिज बिगड़ेगी। और शुरुआत के साल 2 साल जब मैरिज नया होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन ज़बरदस्त होता है, तब जब तक वो फिज़िकल अट्रैक्शन अच्छा रहता है तब तक बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो शुरुआत का जो दौर ख़त्म होता है, तब एक दूसरे की खामियां नज़र आने लगती है, एक दूसरे की भाषा की नापसंदी आने लगती है, एक दूसरे के उठने बैठने का स्टाइल पसंद हो या नापसंद हो दिखने लगता है। और तब वहाँ पर ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। 2-3 प्रिकॉशंस हम अगर लें तो बहुत आसान हो सकता है। लॉकडाउन पीरियड के मैं बाद में आता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर नहीं चाहिए तो क्या होना चाहिए। बैठकर हनीमून ख़त्म हो जाने के बाद, अगर हो सके तो शादी से पहले वुड बी हस्बैंड वाइफ बैठ जाएं और अपनी अपनी पसंद एक दूसरे को बता दें। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तंबाकू खाना पसंद नहीं है, ठीक है। हस्बैंड ने कहा मुझे घर में मेरी बीवी गंदे कपड़े पहन के रहें, ये मुझे पसंद नहीं है। जोर से बात करें, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे नॉनवेज या वेज पसंद है। इस टाइप की जो बेसिक जिन पर झगड़ा होता है, अच्छा आश्चर्य की बात है, ये सब दिखने में बड़े सेकेंडरी इश्यूज लगते हैं कि ये क्या बात होगी कि भाई कपड़े क्या पहने जाएं, या गाना कौन सा सुना जाए, या वेज खाया जाए या नॉन वेज खाया जाए। लोग तो अलग अलग धर्मों से होकर शादी करके एडजस्ट कर लेते हैं। यस, वो एडजस्टमेंट समझ के करते हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं और तब जाके एडजस्टमेंट होती है। तो ये एडजस्टमेंट की शुरुआत अगर इस तरह से कर दी जाए तो बाद में परेशानी नहीं होती है। होता यह है कि जब अरेंज मैरिजेस में या दूसरे मैरिजेस में फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनको मैनेवरिंग करने का कोई स्पेस ही नहीं मिलता है। यह स्पेस दोनों फैमिलीज़ ने प्रोवाइड करना चाहिए। घर में बैठा कर बातचीत करके हंसी मजाक में ये बातें एक दूसरे को समझाई जानी चाहिए। एक और बात जो दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने बात करनी चाहिए आपस में कि उनको सबसे ज़्यादा नापसंद क्या है जिससे फ्रिक्शन आ सकता है, ये एक दूसरे को लिख कर बता दें और टाइम टू टाइम इसको थोड़ा सा चर्चा कर लें। और ये चर्चा करते समय किसी बड़े आदमी से सलाह लेने में कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन टेकिंग ए काउंसलिंग फ्रॉम ए सीनियर पर्सन। हमारे देश में एक बहुत गंदी बात फैला दी लोगों ने। अगर कोई व्यक्ति किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है या किसी काउंसलर के पास जाता है
दूसरे दिन उस व्यक्ति को पागल नाम दे दिया जाता है। ये जो प्रैक्टिस है ये बंद होनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट के पास जाना वैसे ही है जैसे कि कोई आदमी किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये एडजस्टमेंट, लॉकडाउन पीरियड में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? दोस्तों, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो न्यूज़पेपर्स में भरे आर्टिकल्स आ गए, अब पूरा परिवार साथ में रहेगा, एंजॉय, 24 घंटे साथ में रहोगे। तभी मेरे दिमाग में आया कि इनको एक बात समझ आनी चाहिए, 24 पीरियड साथ में रहोगे तो 24 घंटे एक दूसरे को तंग भी करोगे, एक दूसरे से उकताओगे भी। और हुआ यही, शुरुआत का एक दिन साथ में खाना खाया, साथ में कैरम खेला, साथ में कार्ड्स खेल दिए, रात को छत के ऊपर साथ में टहल लिए, दूसरे दिन कुछ नया हल्का सा कुछ कर लिया, घर में बीबी ने किसी ने नया डिश बना दिया। लेकिन चौथे दिन से वो किरकिरी शुरू हो गई। अगं तुझं हे बरोबर नाही, अहो तुमच्या हे ते बरोबर नाही, अगं तू किती घाणेरडी आहे, अहो तुम्ही किती जोराने बोलता है, तुम्ही ते कटकट बंद करा। फ्रिक्शन चालू हो जाता है। और हो गया, चौथे या पाँचवें दिन से फ्रिक्शन हो जाता है और वो जो नेगेटिविटीज़ हैं एक दूसरे की वो सामने आने लगती है, क्योंकि लगातार हम एक दूसरे को झेल रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एकदम सिंपल। आपके जब लॉकडाउन पीरियड में आप साथ में रह रहे हैं, साथ में रहने के बावजूद आप अपना वो टाइम टेबल अपनाइए जब आप अकेले रहना पसंद करते हैं। घर के हर सदस्य को कुछ टाइम अपने खुद के लिए बिताना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में गिव स्पेस टू एवरीवन। हर एक को उसकी जगह दीजिए। खाना खाया साथ में, फाइन, अपने अपने स्पेस में चले जाओ। फ्लैट स्कीम में शायद जगह कम होगी तो एक जन ड्राइंग रूम में बैठ जाए, एक रूम बेडरूम में चले जाए, एक किसी और रूम में चले जाए, एक जन हेडफोन लगा के गाना सुन ले। सब लोग अगर साथ में बैठ के टीवी देखना पसंद करते हैं तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उस टाइमिंग को स्टैगर कर दिया जाए कि हर मेंबर अपने हिसाब से टीवी देखे और अपना टीवी देखे। यंग लोग शायद क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच देखना पसंद करेंगे, घर की जो लेडी है शायद वो कोई सीरियल देखना पसंद करेगी, जो पुरुष है वो शायद न्यूज़ देखना पसंद करेगा। फाइन, अलग अलग टाइमिंग एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग समझ लेना चाहिए कि जो यंगस्टर्स हैं वो सीरियल नहीं देखेंगे, हमने समझ लेना चाहिए जो लेडीज़ हैं वो फुटबॉल नहीं देखेंगी। इस तरह से हमें समझ लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ तो टाइम ऐसा हो कि लोग अपने एकांत में बिताएं, अपने हॉबी के साथ रहें। और मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि घर के मेंबर जब अपनी हॉबी परस्यू कर रहे होते हैं तो बाकी लोगों ने उस वक्त उनको जाके डिस्टर्ब नहीं करना है। आपकी मम्मी पेंटिंग कर रही है तो जाके पूछो मत मम्मी क्या बना रही है, इट डिस्टर्ब्स। आपका बच्चा गार्डनिंग करना, आपका बच्चा कुछ मॉडल बना रहा है तो बच्चे को पूछो मत क्या बना रहा है। बन जाने के बाद देखो, आपकी बेटी जो है वो मेहंदी लगा रही है तो मत डिस्टर्ब करो, लेट हर डू इट, बाद में इट विल कम आउट। आप में से किसी बच्चे को रीडिंग की हॉबी है, अकेले कोने में बैठ के पढ़ रहा है, डोंट डिस्टर्ब, मत पूछो क्या पढ़ रहे हो। खाना खाते समय पूछ सकते हो क्या पढ़ रहे हो, लेकिन जिस वक्त वो पढ़ रहा है, अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा है, उस वक्त उसे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। सबसे आखिरी बात, अब लॉकडाउन पीरियड हो रहा है, आपके अंदर पेंट अप एंगर आ रहा है। बेहतर यह है कि एंगर बढ़ने से पहले शांति के साथ आप सामने वाले को बताइए कि मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आ रही। जैसे वो लूडो खेलने का गेम रेणुका ने बताया, हस्बैंड पहला गेम हारा, दूसरा गेम हारा, तीसरा गेम हारा, उसका एंगर बढ़ना चालू हो गया। उस वक्त उसने बता देना चाहिए था कि डार्लिंग अब अपन गेम बंद कर दे, मैं लगातार हार रहा हूँ, तो शायद आगे बढ़ती नहीं बात। एक और वजह, लूडो खेल रहे थे, 4 गेम 5 गेम हार गए, शायद वाइफ ने चिढ़ाया होगा, तुम तो मुझे लूडो भी नहीं जीत सकते, तुम क्या करोगे। और हस्बैंड के पास इसका जवाब नहीं है क्योंकि वो लूडो हार चुका है, उसने हाथ उठा दिया। तो ये एंगर बढ़ने से पहले अगर कम्युनिकेट कर दिया जाए तो एंगर उस लेवल तक नहीं जाएगा। और
ये करते समय अगर कोई एक व्यक्ति घर में, बेटा बेटी, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, कोई भी कुछ कह रहे हैं, तो बाकी लोगों ने बहुत शालीनता के साथ वो क्या कह रहे हैं सुनना चाहिए। कई बार फैमिली में होता है, ये टीवी सीरियल्स में और सिनेमा में दिखा के बिगाड़ा गया है कि पूरी फैमिली बैठी है और दन दन जोर जोर से बातचीत हो रही है, ठहाके लग रहे हैं। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। देयर इज पेन, देयर इज सफरिंग, और जो आदमी को पेन है, जिसको सफरिंग है, उसको बोलने दिया जाए। अभी मेरे घर में काम वाली बाई ने आना बंद कर दिया, तो सबने मिलकर ये कहा कि जो झाड़ू पोंछा का काम है स्ट्रेनस काम है, कौन करेगा? तो नेचुरली मैं सबसे बड़ा मर्द हूँ घर का, तो मुझे मिला काम। लेकिन अब ये हो गया कि मैं झाड़ू पोंछा लगा रहा हूँ, तो खाना बनाने का काम मेरी बीवी कर रही है, बर्तन मांजने का काम मेरी बेटी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। इसके बावजूद कभी कभी फ्रिक्शन होता है, लेकिन वो बोला जाना चाहिए, और बोलते समय बाकी लोगों ने सुनना चाहिए। आपकी बेटी अगर आपसे कह रही है कि पापा मुझे वो गाना जो आपने ज़ोर से लगाया पसंद नहीं है, तो उसका उत्तर ये नहीं है कि तू अपना काम कर, मैं गाना सुनूंगा। उसका सोल्यूशन ये है, आप हेडफोन्स लगा दीजिए और अकेले सुनिए, आपका गाना आप भी सुन रहे हैं और आपकी बेटी को या बेटे को डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने न्यूज़ लगा दिया और न्यूज़ को सुनना राष्ट्रीय धर्म है, बट नॉनसेंस। अब न्यूज़ को भी सुनिए, अपना हेडफोन लगाइए अगर बाकी लोगों को सुनने का पसंद नहीं है। लॉकडाउन पीरियड में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि साथ में रहते हुए भी एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान किया जाए और एक दूसरे के प्राइवेट स्पेस में इंटरफेयर न किया जाए। हिंदी सिनेमा के समान हीरो हीरोइन 24 घंटे गले में हाथ डालकर स्क्रीन में दिखते होंगे। पिक्चर 3 घंटे का होता है, उसमें उनका रोमांस मुश्किल से 15 मिनट का होता है और गले में हाथ डाल कर वो 3 मिनट ही देखते हैं, लेकिन डायलॉग होता है कि मैं तुमको मेरे पास से 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं कर सकता, 3 मिनट के लिए। और आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे आप एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बैठेंगे तो एक दूसरे की गंदगी सांस आएगी, एक दूसरे की नेगेटिविटी सुनेगी, ये ठीक नहीं। हर चीज़ का अपना टाइम होना चाहिए। चौथी बात, डोमेस्टिक वायलेंस की शुरुआत जैसे ही होती है, जो विक्टिम है, जिसके ऊपर वायलेंस हो रहा है, उसने पहले ही कदम पर अपना विरोध, अपनी नाराज़गी जता देनी चाहिए। हाँ, काय हो तो एकच तो थप्पड़ मार लो, काय फ़र्क पड़तो, ये गलत बात। मारने वाले आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, आपके पति हैं या आपकी बीवी हैं, जिसने भी मारा है, शुरुआत किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप बहुत शालीनता के साथ, पोलाइटनेस के साथ बोल सकते हो कि माय डियर, ठीक है, एक मार दिया, इसके बाद दोबारा नहीं होना चाहिए, मुझे पसंद नहीं। पापा मुझे प्यार से समझाइए, भैया मुझे प्यार से समझाइए, डार्लिंग मुझे बोल के समझा सकती हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। इसकी शुरुआत, कानून बाद में आएगा, कानून तक जाने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, लेकिन रेणुका समझा देगी बाद में कि अगर वही 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, आज कल परसों हो गया, तब तो मामला आपके पर्सनल दायरे से बाहर आ चुका है। अब उसको लीगल रेमेडी पर जाना होगा, उसकी चर्चा रेणुका करेगी। थैंक्स अ लॉट सर, आपने हमको सोशल एस्पेक्ट बहुत अच्छे से समझाया कि बिफोर गोइंग टू द वायलेंस, बिफोर गोइंग फॉर द कोर्ट एंड लीगल एस्पेक्ट, कैसे हम उसको फैमिली के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ अडॉप्ट करना एक दूसरे को, सेकेंडली एक्सेप्ट करना, प्राइवेट स्पेस देना, एंड एट द सेम टाइम कैसे विदाउट फ्रिक्शन एडजस्ट करके चलना है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। ये बहुत अच्छे से आई थिंक सो हमारे व्यूअर्स को समझा होगा। अब मुझे ये बताना है कि जैसे सर ने बताया कि जब तक एडजस्ट हो सकता है या जब तक सिचुएशन बहुत ख़राब नहीं है, जब तक मामला आपके फैमिली के अंदर है, तब तक तो बहुत अच्छी बात है। बट ऐसा हो रहा है कि किसी एक पार्टनर पे कंटिन्यूसली वायलेंस हो रहा है एंड वो सिचुएशन बहुत ग्रेव हो चुकी है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप पुलिस के पास जाएं। पर क्योंकि हम देख रहे हैं अभी लॉकडाउन पीरियड है, ऑलरेडी हमारी पुलिस की जो पूरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बिजी है और शायद वो फैमिली मैटर्स को उतना अटेंशन नहीं दे पाएँ।
तो एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, मुझे ये लगता है, क्योंकि सर मुझे जितने भी फ़ोन आए हैं मैंने उनमें यही सजेस्ट किया है कि आप पुलिस जाने से पहले, कोर्ट जाने से पहले और डोमेस्टिक वायलेंस का केस या डिवोर्स फाइनलाइज करने से पहले, जब तक ये लॉकडाउन पीरियड है तब तक आप आपके या तो पेरेंट्स के घर चले जाइए या किसी फैमिली या क्लोज रिलेटिव के यहाँ, ताकि आपको जो पिटाई पड़ी है वो आप जो है उसका रेमेडी ले सकते हो। सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाइए, आपका मेंटल और फिजिकल कंडीशन ठीक कीजिए, उसके बाद उस रिश्ते का क्या करना है उसके बाद आप सोचिए। क्योंकि इमीडिएटली विमेंस यूज टू आस्क मी कि मैम मैं केस फाइल करूँ, मैम मैं डिवोर्स करूँ, एंड आई ऑलवेज यूज टू से कि इतना इजीली आप नहीं ये डिसीजन ले सकते, दीज आर लाइफ लॉन्ग डिसीजन। तो आप पहले, और उनका ये बोलना होता है सर कि हमको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और हमको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा रहा है, या हमको पेन किलर। इसमें मैं थोड़ा इंटरफेयर करूँगा। अगर मामला हॉस्पिटल जाने तक आ गया है तो मैं कहूँगा कि उस लेडी ने या उस व्यक्ति ने रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। हॉस्पिटल जाने की बात मतलब वायलेंट हो गया है मामला, बहुत ग्रेवियस इंजरी होगी, तो ये जाने से पहले कुछ हुआ होगा। नहीं, पहली बार जब शुरुआत हुई, एक पहली बार आपने खुद ने उसको समझा दिया कि दोबारा नहीं करना, लेकिन जैसे दोबारा होता है तो अपने अड़ोस पड़ोस को बताने में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पुलिस को जब बताने की आपकी तैयारी है तो अड़ोस पड़ोस को क्यों ना बताया जाए, और अड़ोस पड़ोस में खासकर उन लोगों को बताया जाए जिनके बारे में आपको मालूम है कि वो आपके वेल विशर्स हैं। एक आधा एल्डरली लेडी, एल्डरली जेंटलमैन, आपकी उम्र की कोई व्यक्ति, उनको बताया जाए, और वो उनका काम ये है कि तुरंत उन्होंने घर में आकर दोनों से बात करनी चाहिए। जिसने वायलेंस किया है उसको समझाएं, पहले ही बार में पुलिस में जाने की बात उस व्यक्ति के साथ ना करें, खासकर ऐसे व्यक्तियों से जिनको पीने की आदत है, क्योंकि व्हेन दे ड्रिंक दे लूज द पावर ऑफ जजमेंट। उनको प्यार से समझाया जाए पहली बात कि भैया एक बार हो गया, दोबारा ना करें, और उसको ये फीलिंग दिलवाइए कि जिसको आपने मारा है हम लोग तीनों चारों उसके साथ हैं, हम उसके सपोर्ट में हैं, तो शायद वो व्यक्ति आगे की कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरी बात, जैसे ही अगले बार पिटाई करना शुरू करता है या मारना शुरू करता है तो मैं कहूँगा उस लेडी से उसने ज़ोर से चिल्लाना चाहिए। कोई डरने की बात नहीं कि फैमिली की इज्जत का क्या होगा, क्या घर वाले क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, बाबा क्या सोचेंगे। नहीं, आपने जैसे ऐसा सोचिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए तो आपको चिल्लाना पड़ता है, बचाइए, मदद कीजिए, सेव मी, हेल्प मी, बताना। जो चिल्लाते हैं तो लोग आते हैं, ये भी एक्सीडेंट टाइप का हो गया लेकिन अलग टाइप का है, तो आपने आवाज़ लगाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो जब भी मौका मिले तुरंत ऐसे व्यक्तियों को खबर कर दीजिए जो तुरंत अपने घर से निकलकर आपके घर आ सकते हैं, क्योंकि जब मामला हॉस्पिटल तक जाने के आ गया है मतलब ये आगे जाकर आपकी जान भी ले सकता है। आप अगर क्राइम पेट्रोल सीरियल देखते हैं तो वो कहता है कि क्रिमिनल आने वाले क्राइम के बारे में आपको इंडिकेशंस देता है, आपको होने वाले दुर्घटना के बारे में कुछ आभास होने लगता है। उस वक्त अगर आप सचेत हो गए, जाग गए, तो शायद आपका अगला वायलेंस टल सकता है। एक और बात, कई बार लेडीज़ इस बात से डरती हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। देखिए बहनों, आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपने आवाज़ उठाई तो उनका क्या होगा। अरे आप ही नहीं रहेंगे तो उनके बारे में कौन सोचेगा, कौन। और जो सामने वाला व्यक्ति वायलेंट हो गया है, जो आज आपके साथ वायलेंट है, कोई गारंटी नहीं है कि वो उनके साथ वायलेंट नहीं होगा, उसने तो अपना विवेक खो दिया है। तो जैसे ही आपको वायलेंस के इंडिकेशंस हो रहे हैं, अड़ोस पड़ोस को खबर कीजिए, आपके भाई बहन को खबर कीजिए, चर्चा कीजिए। उससे भड़कता मामला तो इसका मतलब आपका जो कदम है सही है, भड़क गया। अगर आपको उस कदम से वो सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको आपके सेफ्टी के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।